हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप स्कोर एकेडमी। 27 अगस्त 2024 शिफ्ट फर्स्ट जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, 19 से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। वो सारे क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियोस में देखेंगे। उन्हें करने का बेहतर तरीका क्या हो सकता था, उनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, उन सब पे हम बारीकी से नज़र रखेंगे। तो चलते हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन हमारा है मिश्रण का। क्वेश्चन है, एक मिश्रण के 40 लीटर में 17:3 के अनुपात में दूध और पानी है। तो दूध और पानी का रेशियो कितना दे रखा है? 17 और 3 का। 17 यूनिट दूध है और 3 यूनिट पानी है, मतलब टोटल कुल मिला के मेरा मिश्रण है कितने का? मेरा मिश्रण है 20 यूनिट का। और ये बोल रहा है कि ये 40 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 2 लीटर आ जाएगी। ठीक है, इसमें कुछ दूध मिलाने के बाद इसका रेशियो चेंज हुआ। इसका रेशियो हो जाता है 7:1। इसमें हमने दूध मिलाया है ना कि पानी, तो पानी का रेशियो सेम ही रहने वाला है, तो मैं सेम बना लूँगा। सेम कैसे बनाऊँगा? इसमें 3 से गुणा कर दूँ तो ये 3 है, तो ये भी 3 हो जाएगा। तो रेशियो आएगा नया 3 और 7×21। पहले कितना? पहले दूध था 17 यूनिट, अब हो गया 21 यूनिट। तो कितने यूनिट मैंने ऐड किए? तो 4 यूनिट दूध मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया। 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 8 लीटर। मेरा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चावल की कीमत में 20% की कमी कर देते हैं। तो एक ग्राहक को, एक ग्राहक लिखा हुआ है, एक ग्राहक को 8,000 रुपये में 125 किलोग्राम अधिक खरीदने हेतु सक्षम बनाती है। तो चावल का प्रारंभिक मूल्य क्या था? इसमें पहचानने वाली बात यह है, समझने वाली, कि पहले भी 8,000 रुपये लग रहे थे, अब भी 8,000 ही रुपये का सामान ला रहा है। इसका मतलब क्या है? उसका खर्चा जो है वो कांस्टेंट है या फिक्स है। खर्चे में उसने कोई बढ़ोतरी नहीं की है, खर्चा वही का वही है। तो रिलेशन होता है कि खर्चा बराबर होता है मूल्य गुणा खपत के। मतलब मान लो अगर 50 रुपये किलो चीनी चल रही है और मेरे परिवार में 1 किलो खाई जाती है, तो मेरे चीनी का खर्चा 50 × 1 5 किलो हो गया। अगर मैं इसको कांस्टेंट कर दूं, इसको कांस्टेंट करने का मतलब है कि चीनी का रेट को मुझे, चीनी पे जो मेरा खर्चा होने वाला है महीने पे, उसको मुझे कम या ज़्यादा नहीं करना है। तो अगर चीनी का रेट मार्केट में बढ़ने लगेगा, तो इसको मेंटेन करने के लिए मुझे अपना खर्चा नीचे लाना होगा। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि खर्चा जो है व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा खपत के। अगर मेरा प्राइस का रेट बढ़ता है तो मुझे खपत कम करनी होगी, अगर मेरी खपत बढ़ रही है तो प्राइस को गिरना होगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट काम करेगा। अभी मुझे पता चला है कि प्राइस का जो रेशियो है, प्राइस का मतलब मूल्य का 20% की कमी आई है। 20% की कमी मतलब 20% की वैल्यू होती है 1/5। अगर पहले 5 थी कीमत, तो अब 1 घट के 4 हो गई, तो मेरा रेशियो होगा पहले 5 तो अब 4। अभी मैंने देखा है कि खर्चा इसमें समान है, खर्चा समान है, तो मुझे जो खपत है वो उसका रेशियो, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका रेशियो उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब ये 4 है, 5 से 4 है, तो ये 4 से 5 हो जाएगा। तभी तो 20, 4×5 और 4×20 रेशियो 1:1। तभी तो खर्चे का रेशियो 1:1 रहेगा। पहले भी खर्चा 1 और अब भी खर्चा 1। तो मैं कितना खरीद पाया एक्स्ट्रा? पहले मैं 5 यूनिट का अगर रेट था तो मैं 4 यूनिट खरीद पाता था। अब रेट घट के 4 यूनिट हो गया, तो मैं 5 यूनिट खरीद पाता हूँ। मतलब मैं 1 यूनिट फालतू खरीद पा रहा हूँ। 1 यूनिट फालतू खरीद पा रहा हूँ, तो इसी की वैल्यू 125 दे रखी है। कितना फालतू खरीद पा रहा हूँ? 1 यूनिट। और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि मैं 125 किलोग्राम एक्स्ट्रा खरीद पाता हूँ, क्योंकि रेट में कमी हो गई। 1 यूनिट का मान 125। तो मुझसे पूछा गया है कि प्रारंभिक मूल्य कितना था। प्रारंभिक मूल्य मतलब पहले मैं कितना ले आता था? पहले मैं 4 यूनिट खरीद के ला पाता था। तो 1 यूनिट 125 रुपये में आती है, तो 4 यूनिट 500 रुपये में आएंगी। सॉरी, 500, 1 यूनिट में 400, 125 की वो आई है, तो 4 यूनिट का मान 500 हो गया। 500 मतलब मैं 500 किलोग्राम पहले सामान खरीद पाता था। कितना का खर्चा था? कितने रुपए में खरीद पाता था? 8,000 रुपये लेके जाता था घर से और 500 किलोग्राम चीज़ खरीद लाता था। ये इसको अगर मैं काटूंगा तो 16×5 = 80। तो मेरा रेट क्या था? 16 रुपये प्रति किलोग्राम। आंसर हो जाएगा मेरा ए। अगला क्वेश्चन,
9 संख्याओं का औसत 32 है। 9 संख्याओं का औसत 32 है। छोटे छोटे नंबर हैं, इन्हें तो हम गुणा करके ही निपटा लेंगे। जैसे 9 संख्याएं हैं, उनका औसत 32 है, तो 9 संख्याएं कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे रही होंगी। इन सबको जोड़ने के बाद इसमें 9 से भाग किया गया होगा, तब जाके मेरा औसत आया होगा 30। अगर मुझे इन सब का योग निकालना है तो इसकी कैंची गुणा कर दूं तो सारी की सारी जो 9 संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनका योग जो है वो 270 है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 9 संख्याएं जो मेरे पास हैं उनका योग 270 है। 9 संख्याओं का योग। ऐसे ही मैं 5 संख्याओं का योग निकाल लूँगा। 5 संख्याओं का योग 25 पंजे 125। ऐसे ही मैं 3 संख्या को निकाल लूँगा तो 35 दिया 105। मतलब 5 और 3 8 संख्याओं का योग ही कुल मिला के 230 हो गया। अब अगर कोई कहे कि 9 संख्याएं हैं उनका योग तो 270 है, उनमें से 8 संख्याओं का 230 है, तो एक जो बची वो संख्या क्या है? वो संख्या है 40। आंसर हो जाएगा 40। ये तो हो गया एकदम बेसिक तरीका। इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से लगा सकते हैं। जैसे 5 संख्याएं हैं, उनका औसत 25 दे रखा है। 3 और संख्याएं हैं, उनका औसत 35 दे रखा है, और बची एक संख्या, उसका औसत मुझे पता नहीं। लेकिन इन 5 और 3 8 और 1 9 का मुझे औसत, कंबाइंड औसत जो दे रखा है वो 30 है। इसको डेविएशन मेथड बोलते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि ये देखूँगा कि 30 से ये कितना कम है। 30 से ये कितना कम है? तो -5 कम है। ये -5 1 पे कम है, तो ऊपर ये हैं कितने लोग? 5। तो कितना कम हो गया? -25। ऐसे ही ये कितना ज़्यादा है? तो ये +5 ज़्यादा है। कितने पे ज़्यादा है? 3 पे। तो ये टोटल हो गया +115। मतलब अगर इसके हाफ हिस्से पे -10 कैसे आया? -10 आने का ये है कि -25 + 15 बराबर होता है -10। ये इधर 10 की कमी हो रही है, तो इधर 10 की, इसको बैलेंस करने के लिए, इस रेशियो को बैलेंस करने के लिए इधर -10 है तो इधर +10 करना होगा। +10 किस में? जो मैंने रेशियो माना, जो रेशियो सबका है। तो 30 में +10 करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 40। ये वाला मेथड इसलिए बेस्ट और ज़्यादा है कि अगर ये नंबर मुझे, ये 9 संख्या कुछ भी दे रखा हो, तो मैं इन नंबर्स का रेशियो ले सकता हूँ। रेशियो करने से नंबर छोटे होंगे और नंबर छोटे करने से कैलकुलेशन कम करनी होगी। ये तरीका तब लगाना है जब यहाँ कुछ गंदे गंदे नंबर हों। अभी इस वाले में यह तरीका नहीं लगाना था, ये तो देखते ही गुणा करके हो सकता था। गुणा कर सकते हैं इसकी। अगला क्वेश्चन है, ए और बी की औसत मासिक आय इतनी है। औसत मतलब ए और बी की का औसत ये होगा, ये 1400 है। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि ए बी जो है इन दोनों का योग 2800 है। कैंची गुणा करने के बाद या क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। बी और सी की मासिक आय, बी और सी का औसत दे रखा है 1556, तो 3120 है। मैंने 1560 का डबल कर दिया। ए और सी का दे रखा है 1440, तो इसको मैं डबल करूँगा तो ये हो जाएगा 2880। तो सी की मासिक आय पूछी है। मैं क्या करूँ? ये प्लस में है सब कुछ, ये सब कुछ प्लस में है, मैंने लिखा नहीं यहाँ, ये सब प्लस में है। हर चीज़ हर जगह लिखने की ज़रूरत नहीं है इनको। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ तो इसमें ए भी 2 है, बी 2 है, सी 2 है, तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी 2a + b + c। और जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो 0, 8 और 10 का 0, वहाँ से ले 8 और 16 17 का 18, वहाँ से ले 3 और 3 6 7 8, 8800 हो गया। तो मैं यहाँ से निकालूँ तो a + b + c की वैल्यू आ गई 4400। ये 2 से 8800 कट गया। मेरे पास a + b की वैल्यू है, मुझे c की चाहिए, तो a + b की वैल्यू इतने की जगह अगर मैं 2880 रख दूँ, सॉरी 2800 रख दूँ, तो 2800 + c बराबर 4400। सी की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो 4400 में से 2800 निकाल दूंगा, जो कि होगा 1600।
यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 42 और 49 की संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा है। तो अभी मुझे यहाँ ये सीखना होगा कि एलसीएम और एचसीएफ में फ़र्क क्या है। जैसे मैं इन दोनों संख्याओं को ही लेता हूँ, 42 और दूसरी संख्या है मेरी 49। कई तरह के एलसीएम और एचसीएफ निकालने के। अभी अगर हम जो बचपन से करते आ रहे हैं उसको भी लें तो 7 से कटेगा 7 छक्के 42 और 7 7 49। ठीक है। अब फिर मैं यहाँ 6 लिखता था, एक इसे बनाऊंगा, फिर 7 लिखूंगा, एक इसे बनाऊंगा, तो इधर वाला हिस्सा एलसीएम आ जाता था। लेकिन जब भी मुझे ऐसा यहाँ ऐसी स्थिति आ जाए कि अब कोई ऐसा नंबर नहीं है एक के अलावा जो इन दोनों को काट दे, तो इधर लेफ्ट साइड वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये होता है एचसीएफ। और इन तीनों की गुणा 7 की और 6 की और 7 की, इन तीनों की गुणा होती है एलसीएम। तो मेरा एलसीएम आ गया 7 गुणा 6 गुणा 7 और मेरा एचसीएफ आ गया 7। इन दोनों का रेशियो ही मुझसे पूछा गया है बट्टे में, तो 7 से 7 कट गया, 7 6 42/1। बी इज द राइट आंसर। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे पुल को प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर देती है और एक टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में पार करती है। टेलीग्राफ हो, टेलीग्राफ पोस्ट दे रखा है, कोई आदमी हो या कोई खंबा हो या कोई पोल हो, इन सब को पार करने के लिए, इन सब का मतलब जिनकी खुद की लंबाई ट्रेन के रेस्पेक्ट में, ट्रेन की तुलना में तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। बहुत कम है तो हम उसको ख़त्म ही मान लेते हैं, जीरो। वैसे आदमी की, खंबे की, टेलीग्राफ पोस्ट की कुछ ना कुछ लंबाई होती है, लेकिन ट्रेन की तुलना उस खंबे से हो रही है तो इसका मतलब हमने ट्रेन की जो खंबा है उसकी जीरो मान ली। तो जब भी ट्रेन इस खंबे को या किसी भी चीज़ को, ये ट्रेन है, ये इसको पार करेगी तो ये अपनी दूरी के बराबर लंबाई दूरी चलेगी, तब जाके ये इसको पार कर पाएगी। तो 240 मीटर प्लेटफॉर्म को प्लस अपनी लंबाई को पार करने में उसको लगते हैं 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड लगते हैं। और एक टेलीग्राफ को, टेलीग्राफ मतलब खंबा मान लें, तो उसको उसमें पार करने में अपनी दूरी चलेंगे। और जब दो ट्रेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उनको एक दूसरे को पार करने में जो दूरी चलनी पड़ती है वो दोनों ट्रेन की दूरी का योग होता है। मतलब दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ेंगी, इतनी दूरी वो एक दूसरे को पार करने में चलेंगी। लेकिन अगर खंबे को पार करेंगी तो वो सिर्फ अपनी दूरी, अपनी लंबाई के बराबर चलेगी। मतलब वो खुद की लंबाई कितने में पार कर देती है? 6 सेकंड में। एक ट्रेन एल दूरी मतलब खुद की दूरी 6 सेकंड में पार कर रही है, तो और 240 मीटर प्लेटफॉर्म और खुद की दूरी 15 सेकंड में पार करती है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 240 मीटर वो 4 सेकंड में चल रही होगी? कैसे बोल सकता हूँ इस बात को कि ये तो 4 सेकंड में पार कर देगी इतनी दूरी को, बची दूरी कितनी, ओ सॉरी 4 नहीं है, 6 दे रखा है इसको, तो ये 6 सेकंड में पार कर देगी। बची इतनी दूरी इसको बाकी के 4 सेकंड में पार कर देगी। तो 240/4 मतलब 4 6 24, 60 मीटर पर सेकंड तो उसकी स्पीड होगी ट्रेन की। ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, तो मैं 60 गुणा 18/5 की गुणा करूँगा। 5 से काटेंगे इसको 12 बार, 12 कटा तो 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट 1 6 ही है, तो मेरा यही उत्तर हो जाएगा। अब मैं इसमें दूरी नहीं निकालूंगा, कितनी दूरी चली या ट्रेन की लंबाई चली, क्योंकि मुझे स्पीड पता चली और स्पीड सब में अलग अलग दे रखी है, तो एक मिलते ही मेरा आंसर आ जाएगा। मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ अपना। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी? अभी मैंने बताया कि खंभे को पार करने में रेलगाड़ी अपनी लंबाई चलती है। ठीक है, और इसकी लंबाई दे रखी है मुझे 35, मतलब समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। ट्रेन जो है कितनी दूरी चल रही है? अपनी दूरी, अपनी लंबाई के बराबर, क्योंकि खंभे को पार कर रही है। कितनी चाल से? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये देखेंगे 35 मीटर में देख रखा है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 की गुणा की जाएगी। 18 पंजे होते हैं 90 और 5 25,
तो 35/25 इतना टाइम लगने वाला है। 5 से काटूंगा, 5 सत्ते 35, 5 25, फिर 5 से भाग दूंगा, 5 एकम 5, 5 चौका 20। इतने सेकंड का समय लगेगा उसको पार करने में। तो बी हमारा राइट आंसर है। एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 52 रुपये, महिला कर्मचारियों का 42 है। यदि सबका 50 था तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है? ऐसे क्वेश्चंस में सिंपली हम एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। अगर आपने एलिगेशन मेथड पढ़ा हो तो बड़ी आसानी से सवाल हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा समय लेगा। ठीक है, एलिगेशन कैसे कि पुरुष और औरतें, इनका औसत है 52 और इनका औसत है 42 और इन दोनों का कंबाइंड औसत है 50। तो इसमें से इसको घटाओ, जो बड़ा हो उसमें से छोटा घटा दो। दूसरी बात ये याद रखनी है, इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी ये, क्योंकि ये दोनों का औसत है। तो इसमें से इसको घटाऊंगा तो आएगा उत्तर 4, इसमें से इसको घटाऊंगा तो उत्तर आएगा 2। 50 में से 42 घटाऊंगा तो सॉरी आंसर आएगा मेरा 8। ये रेशियो आ गया किसका? पुरुषों का और औरतों का। तो रेशियो मेरा 4:1 है, मतलब 4 आदमी है और औरतें 1 है। तो औरतों की जनसंख्या कितनी होगी? 1 कितने में? 4 और 1 5 में। 1/5 की वैल्यू कितनी होती है? 20%। 20% मेरा आंसर हो जाएगा। यदि बिक्री कर को 3.5% घटाकर 3.33% कर दिया जाए तो 4200 अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीदने वाले व्यक्ति को इससे क्या फर्क पड़ता है? तो पहले मेरा 3.5 था, तो 3.5% का मतलब हो गया 7/2। ठीक है, 7/2% मतलब 100%, हटा के नीचे 100 आ गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पहले 7/200 दिया जाता था, अब कितना दिया जाता है? 3 सही 1/3, 30% में ये वैल्यू, और ये नीचे जो 2 डबल जीरो मैंने बढ़ाए हैं वो परसेंट हटा के नीचे 2 जीरो आते हैं। 3 3 9 और 1 10/300। ठीक है, तो अभी कितना हो रहा है? 10/300। तो मैं 100 को बाहर ही रख लेता हूँ, तो 7/2 माइनस 10/3। अगर मैं इनका एलसीएम लेने जाऊँगा तो 3 दूनी 6, 21 माइनस 20, मतलब ये बाहर तो 100 है ही मेरे पास, 1/100, तो ये हो जाएगा 1/600। 1/600, 1/600 किसका? 4200 का। 4200 का 1/600 कितना होता है? 7 बार कट जाएगा, 7 रुपये का फ़र्क आएगा। ये सब मैंने लिख के इसलिए समझाया है, ये एग्ज़ाम में पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे समझाना है इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ। एग्ज़ाम में इतना नहीं लिखा जाता है। PQR पार्टनरशिप का सवाल है। PQ और R 3 आदमी हैं। PQ और R, इसका है 2/5, 2/5, ये है 3/4, ये निवेश है, और ये 5/8। रेशियो को हम कभी भी प्रतिशत और भिन्न में, या तो भिन्न हो या फिर दशमलव हो, उसमें नहीं छोड़ते हैं। तो हम इसको नंबर में लेके आएंगे तो कैसे करेंगे कि इन तीनों के हर का एलसीएम लेके तीनों में गुणा कर देता हूँ। तो हर का एलसीएम हो गया 8 चौक 32, 5 चौक 20, 40 ले लेते हैं। 40 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं सारे में, इस पूरे तीनों रेशियोज़ में मैं 40 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब मैं इसमें 40 का करूँगा तो 5 से 40 कट जाएगा 8 बार, तो ये आएगा 16। ये कितना आएगा? 16। कैसे कर रहा हूँ मैं? इसमें भी 40 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 40 का, और इसमें भी 40 का। एलसीएम का ही क्यों करते हैं? क्योंकि एलसीएम वो नंबर होता है जो सबसे कटेगा। 4 से 10 बार तो ये आ गया 30, 8 से 5 बार तो ये आ गया 25। तो PQR का फाइनल रेशियो मेरे पास क्या है? 16, 30, 25। अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया। 4 महीने बाद P ने अपनी पूंजी का 50% हिस्सा वृद्धि की। तो P ने
अब मैं लिख लेता हूँ P और Q और R। ये इसने 16 रुपये स्टार्टिंग में लगाए थे, लेकिन ये 4 महीने तक लगे रहे। फिर इसने चेंज किया कि पहले जो मेरे 16 रुपये थे उसमें 50%, 16 का 50% 8, मतलब 8 रुपये और बढ़ा दिए, तो 24 रुपये अब लगे हुए हैं उसके। और ये कितने दिनों तक लगेंगे? पूरे 1 वर्ष के अंत तक की बात चल रही है, तो 4 महीने तो हो चुके हैं, तो 8 महीने तक ये लगे रहेंगे। ठीक है। क्यू ने क्या किया? क्यू ने अपनी पूंजी का 20% कमी कर दी। 30 का 20% कितना होता है? 30 का 20% होता है 6, तो 6 की कमी कर दी क्यू ने। तब कितने महीने बाद? 4 महीने बाद। तो 30 रुपये लगे रहे 4 महीने तक। फिर इसने क्या किया? 6 की कमी कर दी, तो 24 रह गए, और ये बाकी के 8 महीने तक लगे रहे। और आर ने कोई चेंज ही नहीं किया, क्योंकि आर के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो हम मानेंगे ही नहीं कि आर ने कुछ किया है। तो आर अभी भी 25 के 25 रुपये लगाए हुए, कितने महीने तक? पूरे 12 महीने तक। अब जो रेशियो आएगा ये प्रॉफिट का रेशियो आएगा। सर ये प्रॉफिट का रेशियो क्यों आएगा? क्योंकि हमने गुणा कर दिया समय से। लाभ बराबर होता है निवेश गुणा समय। अभी ये निवेश है, ये समय है, ये निवेश है, ये समय है, ये निवेश है, ये समय। तो निवेश और समय की गुणा कर दी, तो अब जो ये रेशियो आएगा ये किसका आएगा? लाभ का रेशियो आएगा। तो मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, ये 4 तो यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो मैं काटता हूँ। 4 अगर मैंने इससे ले लिया को, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऐसे ही 4 यहाँ से चला जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक है। 3 मुझे कहीं और दिखता है, 3 इसमें भी है, 3 एकम 3, 3 से ये 10 बार कट जाएगा, और 3 से ये 3 अट्ठे 24, नहीं 3 से नहीं काट सकते हम, क्योंकि 3 इस वाले हिस्से में नहीं छिपा हुआ दिख रहा है मुझे, तो मैं 3 से नहीं काट पाऊँगा। ठीक है। अभी मेरा ये 16 प्लस 24 और 24 दूनी 48, 48 और 16 कितने होते हैं? 64। ठीक है। ये 30 है और 24 दूनी 48, 48 और 30 78, और ये 25 है पूरा। मुझसे पूछा गया है अंत में इतने रुपए लाभ में है, तो वो हिस्सा क्या है? कुल लाभ में वो हिस्सा क्या है? किसका? क्वेश्चन प्रिंट करने में कुछ दिक्कत हो गई है। अभी हमें ये नहीं पता चल रहा है कि किसका हिस्सा पूछा है। चलो फिर भी हम देखते हैं कि किसी का, अगर मुझे नहीं पता किसका हिस्सा दिया है तो कैसे हिस्सा निकालते हैं। इसका हिस्सा 64 है, इसका हिस्सा 78 है लाभ में, और ये हिस्सा 25 है। अगर मैं इन तीनों लाभ को जोड़ दूँ तो ये कुल लाभ के बराबर हो जाएगा। तीनों को जोड़ना, 8 और 4 12 और 5 17, 17 की 7 हासिल 1, 7 7 14 और 2 16, 167 यूनिट उनको कुल लाभ हो रहा है। लेकिन ये लाभ है कितने के बराबर? इन्होंने क्वेश्चन में कितना बताया लाभ? 2 8 2 1 0। ठीक है। तो 0 को अगर मैं हटा दूँ तो 7 3 21 3 बार जा रहा है। अभी मैं इसको इससे काट लूँगा पूरा, है ना, तो ये 13 बार कट जाएगा, 130 बार, 130 बार ये पूरा कट जाएगा। अभी अगर मुझसे पी का हिस्सा पूछे तो 64 की गुणा कर दूंगा, इसका पूछे तो 13 की गुणा कर दूँ, 130 की 78 से गुणा कर दूंगा, और आर का पूछेगा तो 130 की 25 से गुणा कर दूंगा। क्योंकि क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं है कि किसका हिस्सा पूछा है, तो हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन मैंने पूरा तरीका आप लोगों को समझा दिया। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, मतलब सीपी और एसपी 15 और 14 है। मुझसे पूछा गया कि इनमें हानि हुई होगी, ये तो मुझे दिखता है, ये लागत मूल्य है, क्रय मूल्य, और ये विक्रय मूल्य। कितने की हानि हुई है? हानि हुई है 1 यूनिट की। 1 यूनिट की हानि कितने पे? 15 पे। 15 रुपये की चीज़ थी, तो 1/15 की वैल्यू बतानी है, नहीं निकालनी आती, याद है 1/15 की, तो इसमें 100 की गुणा कर देंगे। तो 5 से काटूंगा तो ये 20 बार, 5 से ये 3 बार, और 20 का 3 में करूँगा तो आएगा मेरा आंसर 6.66। 3 6 18, फिर 3 6 6.66% आएगा। तो मुझे 6.66% की हानि हो गई। पूछा है इनका एलसीएम क्या है? तो जब भी भिन्न होता है उसमें अगर एलसीएम पूछा जाए, कोई भिन्न है, जैसे a/b और x/y, ये दो भिन्न हैं, इनका एलसीएम पूछे तो बोलेंगे हम, एलसीएम तो निकालेंगे ऊपर ऊपर वालों का, a और x का एलसीएम, और एचसीएफ निकालेंगे
नीचे वालों का बी और वाई का HCF। वहीं इसका उल्टा, अगर मुझे ऐसे भिन्न दे दी HCF बताओ किसका, A/B का और X/Y का, तो मैं HCF तो बताऊंगा A और X का, ये मेरा हो जाएगा अंश, और LCM बताऊंगा B और Y का, ये हो जाएगा मेरा हर। ये तरीका हमें याद होना चाहिए। याद करने का तरीका सिंपल है, LCM निकलवाए तो ऊपर LCM रखना है, HCF निकलवाए तो ऊपर HCF रखेंगे। अभी हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि LCM निकालो, तो 1/3, 1/6, 10/9 और 5/18, इनका मुझे LCM निकलवा रहा है, LCM। तो अभी हमने देखा LCM निकलवाता है किसी भिन्न का, तो ऊपर वाले का, ऊपर वालों का LCM निकालते हैं। तो इनका LCM कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, LCM मतलब वो संख्या जो सबसे कट जाए, तो 5 से भी कट रही है, 10 से तो कट ही रही है, 1 और 1 से तो कटती हैं, तो ऊपर तो आ जाएगा 10। तो मेरे दो आंसर तो गलत हो गए, ये A और D। ठीक है। HCF कितना है, HCF वो नंबर होता है जो सबको काट दे। याद रखना LCM वो होता है, जैसे मान लो LCM A और B का पूछ रहा हूँ, तो ऐसा नंबर ढूंढूंगा जो A और B से कटे, और HCF ढूंढने लग जाऊँ इसकी जगह, तो ऐसा नंबर ढूंढूंगा जो इन दोनों को काटे। ठीक है। LCM हमेशा बाहर की तरफ देखना होता है, और HCF इन्हीं की, ऐसा कोई नंबर जो इनको काटे। अगर कोई नंबर नहीं काट रहा है, जैसे 3 और 5, इसका HCF बताओ, HCF तो कोई नंबर ऐसा नहीं जो इन दोनों, क्योंकि दोनों भाज्य संख्या है, तो 1 हो जाएगा इसका HCF। ठीक है। इनका LCM पूछेगा तो ऐसा नंबर जो इन दोनों से कटे, मतलब 15 ले सकता हूँ मैं, तो 3 पंजे 15, 5 तिया 15। अच्छा 30 ले सकता हूँ क्या, 30 इसलिए नहीं ले सकता हूँ, ये LCM नहीं है, ये CM है। CM मतलब ये कॉमन मल्टीपल तो है, मतलब दोनों से तो कट रहा है, लेकिन जो कटने वाले नंबर से उनमें सबसे छोटा नहीं, सबसे छोटा 15 ही है। ठीक है। तो अभी मैंने देखा कि नीचे वाले का HCF अगर मुझे चाहिए, तो ऐसा नंबर जो सबको काटता हो, तो 3 ही एक ऐसा नंबर है जो सबको काट रहा है, तो मेरा आंसर C करेक्ट हो जाएगा। 3 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, सारे कट रहे हैं 3 से। 3750 रुपये में 4 वर्षों के लिए 2% से प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज की गणना कीजिए। अगर पहली बात तो साधारण ब्याज हर वर्ष समान होती है, सही है। अगर मैं 10% की दर ले रहा हूँ, तो 1 साल में 10%, तो कोई किसी से पूछो 2 साल में कितनी ब्याज लानी है, तो वो तुरंत बोलेगा कि 20%। बोले 10 साल में कितनी लेके आनी है, तो 1 साल में 10, तो 10 साल में 100% लेके आनी है। ये हर साल समान होती है, ब्याज पे ब्याज नहीं लगती। तो ये 2% 1 साल में लग रही है, तो 4 साल में 8% लग रही होगी। ठीक है। किसका 35, कितने रुपए लेके गए थे तुम, 37,500, तो 8% मुझे बताना है किसका, 37,500 का 8% बताना है। 2 जीरो से ये परसेंट हट जाएगी, इसका 8 गुना बताना है, तो 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 सत्ते 56 और 4 जीरो हासिल 6, 8 तिया 24 और 6 30, 3,000 हो गया। इसका मैं अनुमानित मान भी निकाल सकता था, 8 तिया 24 और 8 सत्ते 56, 560, 24 और 560, 29,000 होते हैं, तो 2900 होते हैं, तो 2900 से थोड़ा बड़ा मेरा उत्तर होगा। तो मैं डायरेक्ट, ये मैंने गुणा एग्जैक्ट करके दिखाया, लेकिन एग्जाम में गुणा हमें करना नहीं होता अगर ऑप्शंस दूर दूर हैं तो। यदि 72 लड़के 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिनों में बना सकते हैं, तो कितने लड़के 200 मीटर लंबी समान दीवार बनाने में 18 दिन लेंगे। तो ये समय और कार्य का एक टाइप है, जिसमें हम जिसको हम MDH बोल देते हैं, MDH मसाला, MDH टाइप बोलते हैं इसको, है ना। इस टाइप में क्या होता है, M तो है आदमियों की संख्या, D है उनके द्वारा लिए गए दिन, H है उनके द्वारा लगाए गए घंटे, और इसके बट्टे में उनके द्वारा किया गया काम। ये बराबर होगा उसी काम को या कोई और काम को M2 D2 H2 बट्टे W2। अक्सर ये W1 और W2 बराबर होते हैं, मतलब सेम ही काम कर रहे होते हैं, तो ये दोनों वैल्यू कट जाती है, इसलिए हम MDH और MDH बराबर रख लेते हैं। MDH फॉर्मूला इसलिए बोल देते हैं। अभी इसमें, और जो चीज़ हमें क्वेश्चन में इन चारों में से गिवन नहीं है, उसको हम एक मान लेते हैं। ठीक है। अभी जैसे इस क्वेश्चन में मुझे
लड़के दे रखे हैं, ये भी है मेरे पास। दिन दे रखे हैं, घंटे नहीं दे रखे, तो इसको एक मान लूँगा। दूसरे केस में भी ये दे रखे हैं, घंटे नहीं दे रखे। काम भी दे रखा है, ये 280 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं, 200 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं। तो 72 लड़के हैं, कितने दिनों में? 21 दिनों में। कितना काम करते हैं? एक दीवार बनाते हैं 280 की। तो ये पूछा है कितने और लड़के कितने दिनों में? 18 दिनों में। कितनी बड़ी दीवार बनाएंगे? 200 मीटर लंबी दीवार। अभी मैं काट लूँगा इसको, 18 चौक 72, 4 से काटूंगा, 4 सत्ते 28, 70, एक जीरो से इधर वाला जीरो कट जाएगा। 7 से कटेगा 3 बार, इधर 3 बचा खाली, इधर 20 बचा है। 20 की गुणा होगी तो बी की वैल्यू आ जाएगी 60। तो मुझे 60 लड़के और चाहिए होंगे 200 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए 18 दिन के अंदर। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है और प्रत्येक 15 वस्तुओं को खरीदने के लिए एक वस्तु मुफ्त देता है और इस प्रकार 35% का लाभ कमाता है। तो ज्ञात कीजिए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। अब इस क्वेश्चन को समझो। इसमें इसने 2 डिस्काउंट दिए। एक डिस्काउंट तो दिया है मुझे ये वाला, ये 4% वाला डिस्काउंट दिया, और दूसरा प्रत्येक 15 वस्तुओं को खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बाई वन गेट वन वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति या कोई दुकानदार एक दो खरीदने पर, ऐसे मॉल वगैरह में लिखा रहता है बाई टू गेट वन फ्री, 2 खरीदो 1 मुफ्त पाओ, तो कितने % डिस्काउंट दिया? उसने एक चीज़ की छूट दी है कितने पर? 2 और 1 3 पर। ठीक है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ 33.33% डिस्काउंट दिया है उसने। अगर कोई बोले 5 खरीदो 2 मुफ्त पाओ, तो कितने मुफ्त पा रहा हूँ मैं? 2 मुफ्त पा रहा हूँ। कितने खरीदने पर? 5 और 2 7 खरीदने पर। ये हमको दिखता है कि 5 ही खरीद रहा हूँ और 2 फ्री मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। 2 फ्री मिल रहे हैं कितने में? 7 में। 7 में से 2 फ्री मिल रहे हैं, ये डिस्काउंट है। ठीक है, तो पहले तो 4% की छूट दी गई। 4% की वैल्यू होती है 1/25, मतलब 25 की कोई चीज़ थी उसने 24 में लाके तुमको दे दी। इसी के ऊपर एक और डिस्काउंट दिया गया कि 15 वस्तु खरीदो और 1 फ्री ले जाओ, मतलब डिस्काउंट कितना हुआ? 1 का डिस्काउंट कितने पे? 16 पे। तो 16 चीज़ खरीदो और 1 फ्री ले जाओ। 16 चीज़ खरीदो और 1 चीज़ फ्री ले जाओ। 1 चीज़ फ्री ले जाओ, 16 पे 1 चीज़ फ्री ले जाऊँगा तो 1 करके 15 ले जाऊँगा। ठीक है, अब इन दोनों का कंबाइंड निकाल लेंगे। कंबाइंड मतलब कुल डिस्काउंट कितना हुआ। क्रॉस में इधर से इधर जितना कट रहा है उन्हें काट लेते हैं। जैसे 5 से काटूंगा इस 25 और 5 दिया 15, इसको काटूंगा 8 दूनी 16, सॉरी 8 दूनी 16 2 बार, और 8 दिया 24, 5 दूनी 10 और 3 दिया 9। 2 डिस्काउंट को अगर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो 10 चीज़ खरीदने पर 9 का 1 का डिस्काउंट मिलके 9 मिल रही है। ठीक है, तो मान ये MP है, MP मतलब मार्क प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है। ये वो वाली प्राइस होती है, ये वाली प्राइस वो प्राइस है जो प्रोडक्ट के ऊपर आपने छपी हुई देखी होगी, मतलब MRP। ये वो प्राइस होती है जिस पे हम माल को बेचते हैं, और ये वो प्राइस होती है जितने की वो हमें पड़ी है। तो हम जब भी वो देखते हैं ये MP, इस CP को हम बढ़ा देते हैं MP के लिए। ठीक है, CP को MP बनाते हैं तो कुछ +% करते हैं, कुछ प्लस कर देते हैं, और फिर इसी चीज़ पर MP पर हम डिस्काउंट दे देते हैं, और डिस्काउंट देने के बाद इसमें डिस्काउंट माइनस में हो जाता है। फिर भी या तो हमें लाभ होगा या हानि होगी, वो हम CP और SP पर ही कैलकुलेट करते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि 10 की चीज़ थी, 10 चीज़ें थी, 10 जो हमारा कंबाइंड डिस्काउंट आया। अच्छा, डिस्काउंट याद रखेंगे MP और SP के बीच में होता है, और ये मार्कअप परसेंटेज CP और MP के बीच में होता है। 10 की चीज़ 9 में बिक गई थी, या 10 चीज़ में 1 का डिस्काउंट दे के 9 बनाया था, फिर भी इसने 35% का लाभ कमा लिया। 35 का मतलब मान होता है 7/20,
मतलब 20 पर भी 20 की चीज़ 27 में बिक गई, तो इसने लाभ कितना कमा लिया? इसको पड़ी थी ये 20 की और इसने बेच दी ये 27 में। तो सेलिंग प्राइस सेम करेंगे। सेलिंग प्राइस सेम करने के लिए मुझे क्या करना होगा? इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो मेरा रेशियो क्या आ जाएगा नया? मेरा नया रेशियो आ जाएगा 3 ढाई 30, 3 ढाई 30 और 9 तिया 27 तो है ही है। तो अब मैं देख रहा हूँ 20 की चीज़ जो लागत थी और मैंने रात के अंधेरे में छिप के उस पर मार्क प्राइस बना दिया था 30। तो मतलब इसका रेशियो अगर मैं ले लूँ 20 का क्रय मूल्य मैंने बना दिया 30, तो 2 से 3 की कर दी, 0 से 0 काट दिया, तो कितने का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक हो गया? 1 अधिक हो गया। कितने पे? 2 पे। और 1/2 का मान दुनिया जानती है 50% ही होता है। तो इसका मेरा आंसर आ जाएगा 50%। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको एक एक चीज़ समझ में आ रही है। मैं बहुत धीरे धीरे हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, 2 पुरुष 1 महिला एक साथ काम करते हुए 14 दिन में ख़त्म कर देते हैं। तो 2 पुरुष ले लेते हैं, 2 पुरुष और कितनी महिला? 14 महिलाएं। 14 ए 2 पुरुष 1 महिला, एक ही महिला है तो 1 × F। ठीक है, ये कितने दिन में ख़त्म कर देते हैं? कितने दिन में? 14 दिन लगाते हैं। ठीक है, ये बराबर है। अभी मैं सब बताऊंगा कि मैंने बराबर क्यों किया। 4 महिलाएं प्लस 2 पुरुष मिलकर उसे कितने दिन में निपटा रहे हैं? 8 दिन में। 8 दिन। तो अभी मुझे ये देखना है, ये जो मैंने समीकरण आप लोगों के सामने लिख दिया, इसका मतलब क्या है? ये मैं m जो मान रहा हूँ ये एक पुरुष की क्षमता है। एक पुरुष की क्षमता, एक पुरुष की क्षमता m है तो 2 की 2m हो जाएगी, प्लस एक महिला की क्षमता मैंने क्या मानी है? f। एक महिला की क्षमता f है तो एक की f ही हो जाएगी। इन दोनों ये मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये कुल मिला के क्या बना? ये बना है क्षमता। ये क्या है? क्षमता। और इसकी गुणा मैंने किससे कर दी? समय से। तो अगर आप लोगों को याद हो, कार्य बराबर समय गुणा क्षमता ही होता है। ठीक है, तो मतलब ये टोटल जो है, ये कुल जो है, कुल जो मैंने ये समीकरण लेफ्ट साइड पे लिख दिया, ये पूरा कार्य है, ये इक्वेशन कार्य है। अगर वही सेम कार्य ये कर रहे हैं तो ये भी, ये कार्य तो सेम ही है तो कार्य तो बराबर कार्य ही होगा, क्योंकि ये भी वही काम कर रहे हैं, ये भी वही काम कर रहे हैं। अब ये मैंने समझा दिया, ये अंदर वाला क्या है? ये क्षमता और ये समय है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे। अब हम यहाँ से m और f की वैल्यू निकाल लेंगे कितनी है। ठीक है, m और f की वैल्यू कितनी आई? डायरेक्ट काट सकते हैं। सॉरी, कितना था ये? ×8 था। m ×8, तो 4 दूनी 8, 4 से नहीं, इसको काटेंगे हम और 2 से काट लो। 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। अब तो कट नहीं सकता, 7 का मल्टीप्लाई कर, 7 दूनी 14m, 14m प्लस 7f बराबर है, 4 का अंतर करूँगा तो 4 चौक 16f प्लस 4 दूनी 8m। m एक साइड ले आओ, f एक साइड ले आओ, तो इसको जो मैं दिलाऊँ 14 में से 8 जाएंगे तो 6m बचेंगे, ये बराबर हो जाएंगे। 7 इधर जाएंगे तो 9f, 3 से फिर कट जाएगा, 3 से फिर काट लो, 2 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। यहाँ से मेरा, यहाँ से m/f, m और f का रेशियो आ गया 3/2। मतलब एक आदमी 3 काम करता है तो एक औरत 2 काम करती है। अगर इनको 5 रुपये दिए जाएं इनके काम की मेहनत आना, तो 3 ये रख लेगा, 2 ये रख लेगा। ठीक है, एक पुरुष को प्रतिदिन 600 मिलते हैं, मिल कितने रहे? 3, इसको मिले 600। कितने गुना है इसका? 200 गुना है, तो मैं इसका भी 200 गुना कर दूंगा। इसका 200 गुना करना, इसका 200 गुना करने से 400 मेरा आंसर आ जाएगा। 400।
कर्मचारियों को संरक्षण जूते की खरीद के लिए कारखाने का वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 60% बढ़ गया। यदि इस वर्ष जूते की कीमत 20% की वृद्धि होती है तो इस वर्ष वह जितने जूते खरीद सकता है वह पिछले वर्ष खरीदे गए जूते की तुलना में कितने अधिक है। तो बजट जो है वो 60% बढ़ गया है। तो बजट पहले 60% की वैल्यू कितनी होती है? 60% की वैल्यू होती है 3/5। तो पहले बजट अगर 5 रुपये खर्च करने का था तो अब 8 खर्च कर देंगे, ठीक है। और इसकी कीमत में कितनी वृद्धि हो रही है? 1/5। इसका मान 1/5। अगर पहले एक जूता 5 का आता था तो अब 6 का आता है। 5 का आता था तो 6 आता है। ये क्या है? ये जूते की कीमत है। ये है जूते की कीमत और ये है बजट। अब एक चीज़ सोचने वाली है, अगर मैं तुम्हारा बजट 200 रुपये कर देता हूँ, मान लो तुम्हारी पॉकेट मनी, ये बजट मान लो पॉकेट मनी को, अगर मैंने 200 कर दिया और एक जूता 100 का आता है तो तुम कितने जूते खरीद पाओगे? 2। मतलब बजट में किसकी भाग देनी पड़ रही है? बजट में भाग देंगे किससे? जूतों की कीमत से। अगर मैंने बजट तुम्हारा 300 कर दिया और जूता 150 का आता है तो कितने जूते खरीद पाओगे? 2 जूते, ठीक है। तो मैं ये चीज़ पॉकेट मनी के हिसाब से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बजट में प्राइस से भाग देने पर उसकी संख्या आ जाती है, ठीक है। मेरा बजट 5 का था और 5 का ही जूता आता था तो मैं कितने जूते खरीद पाता था? 1 जूता खरीद पाता था। अभी मेरा बजट 8 का है और 6 रुपये का एक जूता है तो मैं इतने जूते खरीद पाऊँगा। अगर मैं इसको ये रेशियो में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6:8 लिख दूँ तो कोई गलती नहीं होगी। अगर मैं इसको काटूँगा तो 2 तिया 6 और 2 चौके 8। मतलब पहले जो मैं 3 जूते खरीद सकता था अब मैं 4 खरीद सकता हूँ। कितने एक्स्ट्रा खरीद सकता हूँ? 1 एक्स्ट्रा खरीद सकता हूँ। कितने से? पिछले वाले से 1/3। और इसकी वैल्यू रटी होनी चाहिए 33.33%। तो मेरा आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें तो इतना ध्यान रखना है कि बजट में प्राइस की भाग देंगे तो संख्या निकल आएगी जूतों की। एक मिश्रण में दूध और पानी, दूध मतलब मिल्क और पानी मतलब W, 3:7 है। 3:7 है। ये अगर ये 3 है तो ये 7 है। हम मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाते हैं। 10 लीटर पानी मिलाते ही ये रेशियो 1:3 हो जाता है। क्या मिलाया गया है? पानी। दूध से तो कोई छेड़छाड़ ही नहीं हुई, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर दूध से छेड़छाड़ नहीं हुई तो दूध यहाँ 3 और यहाँ 1 क्यों? इसको बराबर बनाओ ना। इसको बराबर बनाने के लिए 3 से गुणा करनी होगी और 3 से जब इसमें गुणा कर दूंगा तो 3 एकन 3 और 3 तिया 9। अब दूध समान है, दूध में कोई बदलाव नहीं क्योंकि क्वेश्चन ने दूध में कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन पानी में बदलाव हो गया। कितने यूनिट का? 2 यूनिट का बदलाव हो गया। और तुम कितने का बता रहे हो सर? ये बता रहे हैं 10 लीटर का। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर आ गई। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा बतानी है तो 7 प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? 7 पानी और 3 दूध तो 10 और 10 पंजे, जब 1 की 5 टॉफी तो 10 की 50। 10 यूनिट की वैल्यू आ गई 50 लीटर, ठीक है। 50, ऑप्शन में नहीं 50 लीटर पूछा गया है। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा पूछिए तो दूध कितना था? 3 यूनिट। जब 1 यूनिट का मान 5 लीटर तो 3 यूनिट का मान 15 लीटर, 15 हो जाएगा। ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर 4 वर्षों के बाद 700 हो जाती है, 8 वर्षों के बाद 1000 हो जाती है। मतलब यहाँ से मुझे 4 वर्ष तो लग रहे हैं। ये मान लो आज का दिन है, ये 4 वर्ष बाद का है और ये उसके भी 4 वर्ष बाद का है। तो यहाँ से मुझे 4 साल तो लगे मेरे पैसे 700 होने में। कितने होने में? 700 रुपये बनने में। और आज के ही दिन से मुझे 8 साल लगे मेरे रुपए कितने होने में? मेरे रुपए 1000 होने में। अब अगर मैंने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रखा है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का भी कॉन्सेप्ट पढ़ रखा होगा।
मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है कि हर साल, जैसे अगर 100 पे 10% बढ़ाऊँ तो 110 हो जाता है, फिर 121 हो जाता है, फिर 133.1 हो जाता है। यहाँ से यहाँ भी 10% बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ 10%, यहाँ से 10%। अब मैं देखूँगा तो यहाँ से यहाँ भी 10%। क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये होता है कि हर साल अपनी वैल्यू का 11/10 हो जाएगा। जब एक साल में 11/10 हो रहा है तो 2 साल में 121/10 हो जाएगा, जो कि मुझे याद दिख भी रहा है 2 साल में। 3 साल में 1331/1000 हो जाएगा, जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमेशा समान रहता है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर समान रहता है, तो इसको हम इस सवाल में अप्लाई कैसे करेंगे? समान सालों के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर समान होता है। यहाँ से यहाँ तक ब्याज कितनी मिली मुझे? यहाँ से यहाँ तक 300 की ब्याज, ठीक है, 300 की ब्याज मिली है। या फिर अगर मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर अप्लाई करूँ इसमें, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हर साल उसमें बराबर होता है। हर 2 साल में 2 साल का बराबर होगा, हर 1 साल का बराबर होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो मुझे ये बताना, और मैं इस पर एक अलग से 4-5 मिनट की वीडियो बना दूंगा, पूरा टाइप एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक साल कितनी लग रही हैं? 4 साल। मतलब 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? 1000/700। मतलब आगे वाली को ऊपर रखो और पीछे वाली को नीचे रखो, और इन 2 जीरो से 2 जीरो हटाया, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि 4 साल का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो 10/7 है, ठीक है। मतलब 7 से कोई चीज़ कितनी हो रही है? 10। अगर ये 7 है तो ये 10 हो रही है। तो यहाँ भी तो 4 ही साल है, 4 ही साल है यहाँ भी। तो यहाँ भी जो वैल्यू है वो 4 से और 10/7 ही रही, 10/7 ही रही होगी। मतलब यहाँ पर इसका मान 10 है, इसका मान 10 है, और इस 7 है, और इसका मान 10 है। अगर इसकी वैल्यू 10 यूनिट का मान 700 है तो 1 यूनिट का मान 70, 10 यूनिट का मान बोल रहे हैं 700, सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो 7 यूनिट का मान यहाँ से मैं निकालूंगा, 1 यूनिट का मान 70, 1 यूनिट का मान 70, तो 7 यूनिट का मान 490। मतलब ये वैल्यू मेरी 490 रही होगी। फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और मैं उसके लिए सेपरेट 2 से 3 मिनट या 5 या 10 मिनट जितना भी समय लगे उस तरह की वीडियो बना दूंगा। वो टाइप एकदम क्लियर हो जाएगा। यूपी कांस्टेबल में मैथ्स ज़्यादा टफ नहीं आता है, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं तब आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, और 20 क्वेश्चन बहुत होते हैं सिलेक्शंस तक ले जाने के लिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।